गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के बारे में जाना था। ठीक है, वहां हमने स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट और मोल्स के बीच में या मोल कांसेप्ट का रिलेशन भी देख लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कराया था, उससे रिलेट करता हुआ आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को तभी देखें जब आपने पिछले वीडियोस देख लिए हो, है ना। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हम सारे पुराने कंसेप्ट काम में लेने वाले हैं जो हमने पिछले 4-5 वीडियोस में पढ़े हैं। ठीक है, तो एक आसान लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं, समझे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाकर वो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन से जो मैंने आपको दिया भी था, है ना। इस क्वेश्चन को मैं वापस से एक बार सोल्व कर दे रहा हूँ। ज्यादातर बच्चों ने करके बता दिया था मुझे, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ इसको सोल्व वापस से, है ना। सुनो क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मेरे पास Fe2O3 है 1 kg, इसका मैंने रिडक्शन कराया तो मुझे Fe मिल रहा है। अब मुझे कितना Fe मिल रहा है ये बताना था मुझे। तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था पिछले लेक्चर में कि आपको स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, विच इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, जिस पर आप ये कांसेप्ट लगा रहे हो। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है कि Fe2O3 का किया रिडक्शन, बना क्या Fe। इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है देखो जरा ध्यान से, Fe2O3 gives Fe प्लस O2। अगर आपको ये नहीं पता तो आप सवाल को हिला भी नहीं पाओगे, है ना। और अगर आपको ये पता है तो सवाल आपके लिए फिर बहुत आसान है। क्लियर हो रही है बात मेरी? घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे ये इक्वेशंस आपको खुद से याद होने लगेंगे, है ना। इतनी बार ये पढ़ लोगे इक्वेशंस आप, अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर हम कैसे याद रखेंगे इन इक्वेशंस को। ठीक है, तो आपको अपने आप याद हो जाती है धीरे 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 धीरे। ठीक है, कुछ इक्वेशन तो इसी चैप्टर में याद हो जाएंगी आपको। सुनो अब ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं कि Fe2O3 है, हीट किया, हीट करने पर बना Fe, साथ में कौन सी गैस लिबरेट हुई? ऑक्सीजन। इक्वेशन बैलेंस देखा? नहीं, पहले बैलेंस करो इक्वेशन को। बैलेंस किया, यहां दो ऑक्सीजन, यहां 3, अब यहां ओड में है तो इसको इधर में बदलो, 2 लगाया। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 लगाया, आयरन हुए 4 तो यहां 4 लगाया। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कहा क्या है, सुनो सुनो, कांसेप्ट को पकड़ना, सारा मामला खत्म। सुनो क्या कह रहा है कि Fe2O3 है, मेरे पास कितना, मुझे Fe जानना है कि मेरे पास कितना बना। फिर से Fe2O3 है कितना, मुझे Fe जानना है कि कितना बना। अच्छा सुनो, अगर मेरे पास Fe के मोल्स हो तो क्या मैं Fe का अमाउंट निकाल लूंगा इन ग्राम्स? बिल्कुल निकाल लूंगा सर। अरे गिवन मास अपॉन मोलर मास या मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, यही तो होता है ना मोल। अगर मोल मुझे पता हो तो मोलर मास मैं जानता हूं तो मैं इसका ग्राम में मास भी निकाल दूंगा। इसकी मोल कैसे निकालोगे तो सुनो ध्यान से, क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में हमने इसको, है ना, कि कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए AA और BB। ठीक है, तो इस पर आप मोल कांसेप्ट लगा सकते हो और इसको कैसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पढ़ा था हम लोगों ने। क्लियर हो ये बात नहीं? और मान लो कोई तीसरा भी बन रहा हो CC, तो लिख सकते हो will be equals to number of moles of C divided by इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब जिस भी दो की आपको जरूरत है वो उठा लो। यहां पर देखो कैसे लिखा जा सकता है, इसको पूरा लिखता हूं मैं इसको। मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? अब जिसकी आपको जरूरत उसको उठाओ, बाकी को रहने दो। अब देखो जरा Fe2O3 और Fe, इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। हमें खुद से फील हो रहा होगा कि यार मैं Fe2O3 के मोल्स निकाल सकता हूं यहां से। Fe2O3 का मास है ना आपके पास, तो मोल्स निकल जाएंगे। इसके मोल्स निकल जाएंगे तो इस इक्वेशन से इसको हटा देते हैं, इस इक्वेशन से Fe के मोल निकल जाएंगे और Fe के मोल निकल जाएंगे तो आगे आप आराम से कर सकते हो, मास निकाल सकते हो। करते हैं क्या मुझे मोल निकाल के बताओगे Fe2O3 के? बिल्कुल सर। गिवन मास कितना है? 1 kg। 1 kg लिखूं क्या? नहीं, ग्राम में लिखना होता है ना।
मास इन ग्राम होता है यहाँ पे, ठीक है, ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास Fe2O3 का कितना होगा सुनो। वैसे 160 होता है, निकाल के बता देता हूं मैं आपको। 56 इंटू 2 प्लस 48, हाँ या ना? अरे एक आयरन का होता है 56, दो का 56 इंटू 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 3, और ये सब किसके इक्वल आएगा 160। तो मैंने लिखा नीचे 160 ग्राम पर मोल, ग्राम से कटा ग्राम, मोल गया ऊपर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू लगभग बराबर आएगी 16 से 96, 6.25 मोल्स। कितने मोल्स आ जाएंगे आपके पास Fe2O3 के? 6.25 मोल्स। अच्छा Fe2O3 के मोल्स आ गए, Fe के मोल नहीं निकाल लोगे क्या? निकाल लेंगे सर। कैसे निकालोगे? Fe2O3 के मोल्स कितने? 6.25 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू Fe के मोल कितने निकालने हैं, डिवाइडेड बाय 4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe विल बी इक्वल्स टू 6.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, डिवाइडेड बाय 2, ये कट गया 2, ये कितना आएगा 6 टू 12, 12.50 मोल्स। कितने मोल्स बने Fe के? 12.50 मोल्स। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, मेरे पास Fe के मोल आ गए, मास निकाल Fe का। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल्स टू ग्राम में मास उस सब्सटेंस का, यानी कि W डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है इसका निकालना है सर। मोल्स कितने हैं इसके सर? गिवन मोल्स है इसके 12.5, ग्राम में मास निकालना है, और इसका मोलर मास कितना होता है 56। जब आप सॉल्व करोगे तो W इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मास इन ग्राम 700 ग्राम। कितना आ जाएगा 700 ग्राम। क्लियर है? तो यानी कि आप जब 1000 ग्राम Fe2O3 को रिड्यूस करोगे तो Fe कितना बनेगा 700 ग्राम। अच्छा आपसे पूछ लेता है इसी सवाल में कि ऑक्सीजन कितनी बनेगी, आपसे पूछ लेता ऑक्सीजन कितनी बनेगी। चलो कर लेते हैं। आपसे पूछ लेता ऑक्सीजन कितनी बनेगी। तो सुनो ध्यान से, क्या मैं ये नहीं लिखता Fe की जगह की NO2 डिवाइडेड बाय 3? क्लियर हो गई बात मेरी? अब वापस वही करना था आपको, Fe2O3 के मोल निकालने थे, डिवाइडेड बाय Fe2O3 के मोल कितने आएंगे? अरे भाई 1000 ग्राम है ना Fe2O3, तो कितने आएंगे 12.5। इतने तो मोल्स आए थे यार Fe2O3 के, सही बात है, रख दो वैल्यू। 12.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू NO2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गई बात मेरी? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल्स टू 12.5 into 3 डिवाइडेड बाय 2, 5 दिए 15, 5 6 7 37.5 डिवाइडेड बाय 2, 1 सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ आया 1 8 और यहाँ आया 8, 18.8 के समथिंग आएगा। नहीं 18.8 तो नहीं आना चाहिए, 18.25 के समथिंग आएगा। ठीक है, देख लेंगे इसको सॉल्व करके। 18 पॉइंट समथिंग आएंगे इसके मोल, और उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के मोलर मास से, व्हिच इज इक्वल्स टू 32। किसके इक्वल होता है वो 32 के। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 32। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्सीजन के मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते थे। कांसेप्ट समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक तो तरीका है कि मैं ये पूरा मेथड लगाऊं, है ना, एक तो तरीका है फॉर्मूला बना के पूरा मेथड बनाऊं, एक और तरीका है इसको करने का। कैसे? सुनो इक्वेशन क्या कह रही है कि जब आप 2 मोल लोगे Fe2O3 के, कितने मोल लोगे सर? 2 मोल लिए मैंने Fe2O3 के, तो Fe के कितने मोल बनेंगे 4। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं Fe का 1 मोल लूं तो इसके कितने मोल बनेंगे 4/2 मोल्स, हाँ या ना? अरे भाई 2 मोल बना रहे 4 मोल, तो 1 मोल कितना बनाएगा 4/2 यानी कि 2 मोल्स। क्लियर हो गई बात मेरी? अच्छा Fe2O3 के मोल्स कितने हैं आपके पास, बता सकते हो आप मुझे? Fe2O3 के मोल्स कितने हैं आपके पास? अभी निकाले थे अपन ने सर 12.5 मोल्स ऑफ Fe। कितना Fe2O3 कितना Fe बनाएगा सर 4/2 into 12.5 मोल्स, हाँ या ना? बोलो क्लियर हो गई है बात मेरी? ठीक है, इसके 6.25 बने थे क्या शायद? आई एम वेरी सॉरी, इसके 6.25 बने थे। वापस से देखो, जल्दबाजी में यही होता है। सुनो वापस से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक तो, कि 2 मोल Fe कितना, 2 मोल Fe2O3 कितना Fe बनाएंगे सर 4 मोल्स। कितना बनाएंगे 4 मोल्स। अच्छा अगर आपके पास ये 1 मोल होता तो कितना बनता है 4/2 मोल्स, हाँ है ना? 2 मोल बना रहे हैं 4, 1 मोल बनाएगा 2 मोल, है ना, विच इज इक्वल्स टू 2 मोल।
अच्छा आपके पास कितने Fe2O3 हैं? आपने निकाले थे ना मोल्स ऑफ Fe2O3। कैसे निकाले थे? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी 2 मिनट पहले निकाले हैं, मैं भी भूल गया, आप मत भूल जाना। 6.25 मोल्स थे। कितने मोल्स थे? 6.25 मोल्स। शायद मैंने ऑक्सीजन वाले में भी गलत लिखा, 12.5 लिख दिया, वहां 6.25 ही आएगा, है ना? करेक्ट कर लेना उसको, ऑक्सीजन के पूछे तो। 6.25 मोल्स विल बी इक्वल्स टू 2 into 6.25 है ना? कितने मोल्स बने इसके? 12.5 मोल्स। तो यहां से आप इस मेथड से भी लगा सकते हो, निकाल सकते हो। यूनिटरी मेथड है ये। इस मेथड को क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। जो हम 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे ना, 8th क्लास में 9th क्लास में, कि 50 सेब का प्राइस कितना होगा? सर 1 का बता दो, है ना? यही तो किया हमने कि आप इतना पता कर लो कि 1 मोल से कितना बन रहा, फिर कितने ही मोल हो कितना बन रहा हम निकाल देंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो और आगे जाके आप यही मेथड अप्लाई करने वाले हैं, है ना? बार-बार आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, आप खुद से ही सीख जाएंगे ये मेथड। ये मेथड सिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये मेथड्स आपको बिल्कुल भी सिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप से सीख जाते हैं बच्चे, है ना, जब प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कांसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। मुझे कांसेप्ट आना चाहिए, ठीक है? मेथड कितने ही आप खुद से बना लोगे, शॉर्ट ट्रिक्स आप खुद से बना लोगे, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है ना बंदा खुद से बनाता है। क्लियर हो गई बात मेरी? और वो किस पर डिपेंड करती है? प्रैक्टिस पर। कांसेप्ट अच्छा है, उस पर प्रैक्टिस अच्छी है, तो शॉर्ट ट्रिक्स तो आप खुद ही बना लोगे, है ना? सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आफ्टर, क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर हीटिंग of x ग्राम of सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, 5.6 लीटर of CO2 gas liberated at STP find out the value of x, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये दिया था मैंने आपको कि आपके पास x ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है? उसको आपने हीट किया, हीट करने पर एक गैस निकली, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, और एसटीपी पर उसका वॉल्यूम कितना है? 5.6 लीटर। आपको बताना है x की वैल्यू क्या है ना? तो देखो मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इसका केमिकल इक्वेशन। तो सुन लो, मैं बता देता हूं आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, जानते हो ना? बिल्कुल सर, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब भी आप हीट करोगे तो हीट करने पर ये क्या क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na2CO3, ठीक है? साथ में ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ये बनाएगा वाटर। आपने 10th क्लास में पढ़ी थी ये रिएक्शन, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, घबराना मत बिल्कुल भी कि सर ये रिएक्शंस याद कैसे होंगी, अपने आप से होंगी। आधी से ज्यादा रिएक्शंस इसी चैप्टर में याद हो जाएगी। पर हाँ ये भी सच है कि अगर ये रिएक्शन आपको याद नहीं होती है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे किसी भी मेथड से। आपको शॉर्टकट तो तब लगेगा ना जब आपको ये आती हो केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस। ये नहीं आती होंगी तो शॉर्टकट कहां से लगेगा? क्लियर हो गया? किसी भी मेथड से नहीं निकाल पाओगे अगर आपको ये नहीं आता होगा तो, है ना? तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कर लो, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 2 लगाओ, सारी इक्वेशन बैलेंस होगी। 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, एक और एक 2 कार्बन, और ऑक्सीजन कितने? 6 हैं, 3 2 5 और 1 6 ऑक्सीजन। तो इक्वेशन तो बैलेंस है, ठीक है? अच्छा आप सुनो, कह क्या रहा है? सर कह रहा है कि मेरे पास 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फर्स्ट आप ये देखो आपके पास कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो निकाल सकते हो। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कितना? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अरे यही लगाते थे ना वॉल्यूम के लिए, यही तो फॉर्मूला निकालते थे, लगाते थे मोल निकालने का वॉल्यूम के लिए, ठीक है? वॉल्यूम अगर दिया हो तो ये फॉर्मूला ही तो लगाते थे। कब? एसटीपी पर। एसटीपी भी है तो कितने मोल हैं CO2 के? 0.25। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/4 और कितना आ जाएगा? 0.25। तो एक इंफॉर्मेशन दी हुई है मुझे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल लिबरेट हुए? 0.25 मोल, है ना? अब सुनो सुनो सुनो, लगाओ फॉर्मूला। इसका पूछा है, इसका दिया हुआ है, तो इन दोनों का यूज लूं। इसको और इसको क्यों बढ़ाए? हाँ आसान भाई, इसका पूछा है, इसका दिया हुआ है, तो इन दोनों का यूज है। लिख सकता हूं NaH
CO3 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। ये आपने निकाल लिया। कितना आया था 0.25 मोल आए थे कार्बन डाइऑक्साइड के। क्या NaHCO3 के मोल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालोगे सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 will be equals to NaH, number of moles of CO2 will be equals to number of moles, या इस तरह से करते हैं इसको, ये दो इधर चला जाएगा, आसान लगेगी कैलकुलेशन। NaH CO3 will be equals to 2 into NCO2, है ना? ये नीचे चला जाएगा तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 will be equals to NaH CO3 कितने हैं मेरे पास? आई एम सॉरी ये तो निकालना है ना। NaHCO3 will be equals to 2 into CO2 के मोल कितने निकाले थे 0.25 will be equals to 0.5 मोल्स। तो कैलकुलेशन है कर लेंगे खुद से, है ना, कि NaCO3 के मोल कितने आ गए मेरे पास 0.5 मोल्स। कितने आ गए 0.5 मोल्स। ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोल्स थोड़ी पूछे थे, x ग्राम यानी कि ग्राम में मास निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो भाई। किसी भी सब्सटेंस के मोल बराबर होते हैं उस सब्सटेंस का मास इन ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो ग्राम में मास निकालना है, ये गिवन है, ये आप निकाल सकते हो। ये कितना है 0.5 विल बी इक्वल्स टू W। m निकालो इसका। सोडियम का कितना होता है 23, हाइड्रोजन का 1 प्लस 12 प्लस 48, है ना। तो इसको सॉल्व करने पर 84 आना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 23 1 12 और 48, 8 2 10 11 और 3 13, 8 2 10 11 और 3 13, 3 1 83 आएगा, 4 5 6 7 8 कितना आया 83। तो डिवाइडेड बाय 83 W इज इक्वल्स टू 83.83 इनटू 0.5। कर लेंगे इसको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ग्राम में मास निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 17 ग्राम AgNO3 है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसको पहले खुद से ट्राई करना अपनी कॉपी में। ठीक है, खुद से ट्राई करना पहले। आफ्टर हीटिंग ऑफ 17 ग्राम of AgNO3, heating of 17 gram of AgNO3 solid, find out weight of residue of chemical reaction। अच्छा सुनो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास 17 ग्राम AgNO3 है। ठीक है, इसको आपने हीट किया, है ना। हीट करने पर आपको जो रेजिड्यू मिला, ठीक है, उसका केमिकल रिएक्शन में उसका वेट बताओ। अच्छा, पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब आप AgNO3 को हीट करते हो ना बेटा, तो हीट करने पर आपको तीन चीजें मिलती हैं। एक तो आपको सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। साथ में एक गैस निकलती है NO2 और साथ में निकलती है एक गैस ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो NO2 गैस निकल जाएगी, गैस होती है NO2 बाहर निकल जाती है गैस फॉर्म में, और O2 भी गैस फॉर्म में बाहर निकल जाती है। पूछ रहा है कि रेजिड्यू कितना बचेगा। रेजिड्यू मतलब आपके पास टेस्ट ट्यूब में क्या था AgNO3 कुछ क्वांटिटी में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें से कुछ गैसेस बाहर निकल गई, तो जो अब टेस्ट ट्यूब में बचा है ना उसको हम क्या कहेंगे रेजिड्यू। क्या बचा है टेस्ट ट्यूब में? केवल सिल्वर। NO2 और O2 तो निकल गई ना, यानी कि मास पूछ रहा है किसका? सिल्वर का। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? मास पूछ रहा है किसका? सिल्वर का। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। पहले करते हैं इक्वेशन को बैलेंस। करें बैलेंस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। ओड में बदलो इसको, इवन में बदलो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद Ag हो गए 2, तो लो जी 2 Ag हो गए, है ना। 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन 2, बिना ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गए। 2 2 4 2 6। क्लियर होती है बात मेरी? तो इक्वेशन बैलेंस कर लिया हमने। रेसिड्यू का मतलब समझ में आया ना, जो टेस्ट ट्यूब में बचा है। ये तो गैसेस है, निकल गई, बचा क्या है? केवल सिल्वर। तो आपको मास किसका निकालना है? सिल्वर का। अच्छा, अब सुनो, कितना ग्राम है आपके पास AgNO3? 17 ग्राम, ठीक है। अब मोल कंसेप्ट किस पर लगाओगे? इस पर और इस पर, क्योंकि ये गिवन है, ठीक है, और इसका पूछा है, तो इन दोनों पर ही लगाओ। इनको क्यों खामा का पिक्चर में लेके आते हो?
है ना। सुनो सुनो क्या कहता है सवाल कि n, इन दोनों को लगा रहा हूं मैं, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलो हाँ या ना। AgNO3 के मोल कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। AgNO3 के मोल कैलकुलेट करने के बाद आप लोग Ag के मोल भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं करके बता देता हूं। AgNO3 का मोल कैसे कैलकुलेट करोगे सर? AgNO3 का गिवन मास कितना है 17 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है AgNO3 का, निकाल लो। AgNO3 का मोलर मास Ag का होता है 108, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो 48, 8 4 12 और 8 20, 0 2 4 5 6 7 1 170, कितना आया 170। क्लियर होती है बात मेरी? ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10 व्हिच विल बी इक्वल्स टू 0.1 मोल। तो ये AgNO3 के कितने मोल्स हैं आपके पास? 0.1 मोल निकल जाएंगे। अब तो Ag के मोल शायद है ना, इतने समझदार हैं आप लोग, कर लेते हैं इसको। 0.1 इसके मोल डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू NAg डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इधर गया तो 2 से 2 कटेगा, 0.1 बच जाएगा। NAg इज इक्वल्स टू 0.1 मोल। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब सिल्वर के कितने मोल बने? 0.1 मोल। अगर ग्राम में मास पूछे कि कितना ग्राम सिल्वर बना, जो कि पूछा है इसमें, वेट पूछा है ना, वेट तो ग्राम में निकालोगे, तो NAg will be equals to mass in gram upon में मोलर मास। मास इन ग्राम निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag 0.1 इनटू इसका मोलर मास अभी लिखा था 108, कितना आया W 10.8 ग्राम। कितना रेसिड्यू बचा टेस्ट ट्यूब में? 10.8 ग्राम। ठीक है, बाकी सारा गैस फॉर्म में बाहर निकल गया। क्लियर होती है बात इतनी? अब इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे, आसान था यूनिटरी मेथड से भी। कैसे करते? सुनो, इक्वेशन कह रही है, इक्वेशन कह रही है, देखो स्टोइकियोमेट्री को पढ़ना सीख जाओगे तो इक्वेशन बहुत आसान है। ये क्या कह रहा है इक्वेशन कि आपके पास अगर 2 मोल AgNO3 हो, 2 मोल AgNO3 हो तो कितना Ag बनेगा? 2 मोल Ag बनेगा। ठीक है बात मेरी? यानी कि अगर आपके पास 1 मोल हो AgNO3 का, 1 पर पहुंच जाओ है ना, तो कितना बनेगा सर? 1 मोल Ag बनेगा। सही बात है। क्या आपके पास 1 मोल है AgNO3 का? नहीं। कितने मोल है आपके पास? 0.1। कैसे निकाला? यहां से निकाला ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अभी तो निकाला था। तो आपके पास अगर 0.1 मोल है AgNO3 के, तो कितना बनेगा? ये भी 0.1 मोल। कितना बनेगा? 0.1 मोल। बोलो आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। यूनिटरी मेथड से आप सेकंड्स में कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गई? कुछ फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने देखा 2 से बनता 2, 1 से बनेगा 1, 0.1 से बनेगा 0.1। क्लियर होती है बात मेरी? अब 0.1 मोल Ag मतलब कितना मास? 10.8 ग्राम मास। क्लियर होती है? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, और आज का आखिरी सवाल है ना। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आपको करना है खुद से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट कि आपके पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको हीट किया, इस हीटेड, then find out the weight lost। अब इस तरह से भी आ सकते हैं सवाल, और कुछ नहीं है इनमें, बस बात समझनी है, थोड़ी सी कहानी क्लियर हो जाएगी। फाइंड आउट द वेट लॉस। क्या कह रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट किया, हीट करने पर जो वेट कम हुआ उसको बताओ। अब सुनो, पहले तो मैं केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं। सुनो, पढ़ी है ना आपने केमिकल रिएक्शन? बिल्कुल पढ़ी है सर। क्या पढ़ा आपने कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या बनता है, बता सकते हैं आप मुझे? सर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा सॉलिड, और ये किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी? गैस फॉर्म में। अब सुनो, एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड था। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने हीट करना शुरू किया तो वहां से गैस निकलने लगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वेट लॉस हुआ वो किसकी वजह से होगा? CO2 की वजह से होगा ना। अरे ये तो रेसिड्यू है, सॉलिड है, समझ रहे हैं बात को? जो वेट लॉस होगा वो किसकी वजह से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि आपसे किसका मास पूछा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। बस इतना पकड़ना था, कुछ नहीं था वो सवाल में। तो इसका आपको दिया हुआ है मास, इसके मोल निकाल लेंगे, फिर इसके मोल और इसके मोल्स के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। तो मैं लिख देता हूं
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा बैलेंस्ड है ना इक्वेशन पहले से, हां बैलेंस्ड है, डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर हो रही है बात मेरी? अच्छा CaCO3 के मोल्स कितने हैं आपके पास देख लेते हैं, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। n CaCO3 विल बी इक्वल्स टू, ग्राम में मास देखो इसका, कैल्शियम का होता है 40 प्लस 12 प्लस 48, कितना आएगा ये 60 प्लस 40 100, कितना आया 100 डिवाइडेड बाय इसका कितना 10, ओ सॉरी आई एम सॉरी ऊपर मास इन ग्राम 10 ग्राम है और मोलर मास कितना है 100, तो कितना आया 1/10 यानी कि 0.1 मोल। हाँ या ना? अब इसके 0.1 मोल है, अब यहाँ तो 1 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा सर, आल्सो विल बी इक्वल्स टू 0.1 मोल। अब 0.1 मोल CO2 किसके इक्वल होगी तो निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम, कैलकुलेट करना है, मोलर मास कितना होता है CO2 का 44, लिख देते हैं 0.1 विल बी इक्वल्स टू W अपॉन में 44, तो W इज इक्वल्स टू 0.1 इनटू 44 विल बी इक्वल्स टू 4.4 ग्राम। हां कि ना? क्लियर हो गई बात मेरी? 4.4 ग्राम क्लियर होती है बात? ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां तक किसी भी तरह की? अब सुनो इस सवाल में इसका मास पूछ लेगा तो निकाल लेते ना। अच्छा ये कुछ भी नहीं करना आपको इसका मास पता है और इसका मास पता है, इसका मास बताओगे मुझे कितना होगा? ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से करना है। मैंने क्या कहा कि आपको इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, मोल्स वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं करने, क्या कुछ और करके आप इसका मास निकाल सकते हो। क्या मतलब है मेरा? सुनो, आपके पास CaCO3 कितना था 10 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना सर 4.4 ग्राम, ये कितना होगा? अरे कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ ना, क्या जरूरत है ये सब करने की दोबारा से? कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ। कैसे सर? अरे सुनो मेरी बात को, आपने पढ़ा था कि रिएक्टेंट का कुल मास प्रोडक्ट का कुल मास बराबर होता है, हमने प्रूफ भी किया था इस चीज को, याद हो तो आपको मैंने एक लेक्चर में करवाया था, इस टाइप तो शायद पिछले वाला लेक्चर था, वहां मैंने आपको करवाया था कंजर्वेशन ऑफ मास किस तरह से इक्वल आता है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, मोल्स बदल जाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम बदल जाता है ना, और भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाते हैं पर मास हमेशा इक्वल होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। ठीक है, तो सुनो ये 10 ग्राम है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट का 4.4 ग्राम है, दूसरे का कितना होगा? अरे 10 में से माइनस कर लो, इन दोनों का मिला के 10 ग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मिला के 10 ग्राम होना चाहिए, इसका 4.4 ग्राम है तो इसका कितना होगा सर? 10 माइनस 4.4 ग्राम। बोलो आसान है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर दोनों का पूछ लेता तो एक का मैं निकाल लेता मेथड से, दूसरे का निकालने के लिए मुझे मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, देखो धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक्स तो इतनी आ जाएंगी कि सेकंड्स के सवाल होंगे आपके लिए। ठीक है, बट अभी कांसेप्ट्स को समझना भी इंपॉर्टेंट है, तभी वो शॉर्ट ट्रिक काम आएंगे आपके। ध्यान रखें इस बात को, जल्दी भी मत भागना और बहुत धीमे भी मत चलना, आराम से चलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जो मैंने दिया था, और वो क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे को करके बताया था लेकिन गलत था, है ना, फिर भी उसकी कोशिश बहुत अच्छी थी, है ना। क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन ये था कि 10.6 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 4, 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये एक बार मीट में आया हुआ सवाल है, शायद 2 साल पहले ही आया है। सोडियम कार्बोनेट is heated then find out weight lost, जो वेट लॉस्ट हुआ है, वेट लॉस्ट फाइंड आउट करना है आपको। अब सुनो केमिकल रिएक्शन बताऊंगी चीज, तो Na2CO3 को जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब हीट करते हैं तो कुछ भी नहीं बनता है। अल्दो आप इंटरनेट वगैरह पर देखोगे तो प्रोडक्ट बना के आपको बता देंगे कि NaHCO3 बन जाता है, ये बन जाता है, वो बन जाता है, बट वो बहुत हाई टेम्परेचर की बात होती है। एक्चुअली Na2CO3 इज थर्मली स्टेबल। कैसा कंपाउंड है ये? थर्मली स्टेबल। तो आप इसको जब हीट करते हो तो ये प्रोडक्ट नहीं देता, डिकम्पोज नहीं होता। बहुत ज्यादा हीट करते हो अराउंड 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ये कुछ प्रोडक्ट देता है।
क्लियर है बात मेरी? अल्दो आपको अगर यहाँ लिख के दे देता 500 डिग्री सेंटीग्रेड 600 डिग्री सेंटीग्रेड तो कुछ सोचना भी था, उसने केवल ये लिख के दिया हीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। पूछा उसने फाइंड आउट वेट लॉस, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कोई गैस भी नहीं बनेगी, तो वेट लॉस कितना? 0 होगा। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, फिर से सुन लो कि Na2CO3 इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको अलग से कराया कि Na2CO3 इज अ थर्मली स्टेबल कंपाउंड, ये डिकम्पोज नहीं होता दूसरे प्रोडक्ट्स में। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो इतना हमने आज के लेक्चर में किया, कुछ क्वेश्चंस किए। अगर अभी भी आपके डाउट्स हो तो प्लीज आप पूछ लें, ठीक है? बिल्कुल भी संकोच ना करें, घबराएं नहीं, है ना? बिल्कुल भी हेजिटेशन ना रखें अपने अंदर। क्लियर हो रही है बात नहीं? क्योंकि आप अगर हेजिटेशंस रखेंगे तो आप पिछड़ते जाएंगे। अगर कुछ चीज नहीं आ रही है तो बेटर यही है कि आप उसे एक बार कंसल्ट कर लें, ठीक है? और साथ में अपना काम, आज का काम आज ही करें, कल पर ना छोड़ें, ठीक है? वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे शायद ऐसे हैं जो अभी काफी पीछे हैं, है ना? तो उनको बराबर आना है, हमसे आगे नहीं निकलना, तो बराबर तो आओ पीछे, ठीक है? बाकी मैं तो चाहूंगा बहुत आगे निकल जाए, है ना? अभी हाल फिलहाल तो बराबर आओ। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपीज में लिखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, थैंक यू।